वेंडर असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान देना होता है जिससे कि हमारे अकाउंट पे एनसीज कम आए, मतलब एनसीज का जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन, जिससे कि आपकी वेंडर असेसमेंट इजीली कंप्लीट हो जाए। तो आज की इस क्लास में कंप्लीट पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। जेम से कैसे हमें वेंडर असेसमेंट अप्लाई करना है, राइट्स पोर्टल पे कैसे हमें काम करना है, वीडियो असेसमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि वेंडर असेसमेंट करना किन किन लोगों को मैंडेटरी है, मतलब किन लोगों को अपना वेंडर असेसमेंट करना होता है। अब वेंडर असेसमेंट सिंपल सी बात है, ऐसे लोग जितने भी लोग मैन्युफैक्चरर है वो सभी लोग अगर अपने आप को आप जैम पोर्टल पे भी एज अ मैन्युफैक्चरर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट नहीं करते तो आपका जो प्रोफाइल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एज अ रीसेलर शो करता है। सेकंड, वेंडर असेसमेंट ऐसा नहीं है सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए ही करना जरूरी होता है, रीसेलर भी अपने वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करा सकते हैं। रीसेलर के केसेस में आपको जैम पोर्टल पे आप एज अ रीसेलर ही होंगे, लेकिन बेनिफिट क्या होता है, तो मान लीजिए आप जिस ब्रांड के साथ डील करते हैं वो ब्रांड जैम पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने उस ब्रांड के लिए अपना रीसेलर वेरिफिकेशन वेंडर असेसमेंट करा लिया, तो उस केस में आप जो उस ब्रांड के कैटलॉग अपलोड करेंगे तो आपके कैटलॉग पे जो मार्क आएगा वेरीफाइड रीसेलर करके मार्क आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि रीसेलर नॉट वेरीफाइड। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि वेंडर असेसमेंट किन लोगों के लिए मैंडेटरी होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए आपको क्या है, अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करा लेना चाहिए, क्योंकि वेंडर असेसमेंट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट क्या क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला बेनिफिट ये होता है, अगर आप एक बार जैम पोर्टल पे अपने आप को एज अ वेंडर असेसमेंट करा लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल क्या है, एज अ ओईएम शो होती है, मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर शो होती है। अभी तक अगर आपने अपना असेसमेंट नहीं किया है तो आप एज अ रीसेलर मार्केट प्लेस पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। सेकंड क्या हो जाता है, आपके ब्रांड का प्रोडक्ट कोई भी ऑल ओवर इंडिया में जैम पोर्टल पे आपके बिना परमिशन के सेल नहीं कर सकता। अगर कोई किसी भी रीसेलर को आपके ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे तो पहले आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप अपना ओईएम पैनल बना लेते हैं तो। अगर आपने अपना ओईएम पैनल नहीं बनाया तो कोई भी रीसेलर बिना आपकी परमिशन के आपके ब्रांड का प्रोडक्ट अपलोड करके मार्केट प्लेस में सेल कर सकता है, और जब वो सेल कर देता है तो इसके बाद उसको ट्रैक कर पाना मुश्किल हो पाता है कि ऐसे कौन कौन से रीसेलर है जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ है, हमारे ब्रांड के ऑर्डर मिलने के बाद वो आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई देता है कि नहीं देता है। तो इन चीजों को वेरीफाई करना बहुत टफ हो जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो बेनिफिट आ जाता है, नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे क्या होता है ना, बहुत सी बिडें ऐसी होती है जो कि ओईएम के लिए रिजर्व बिड बनती है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट होते हैं हमारे, अगर आप अपने आप को एज अ जैम पोर्टल पे ओईएम लिस्ट कर लेते हैं, मतलब आप अपनी आईडी का वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करा लेते हैं अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है तो। अब देखिए, आगे की डिटेल्स जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपनी वेंडर असेसमेंट को प्रोसेस करना है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, ताकि स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा पाऊंगा प्रैक्टिकल रियल केस के साथ कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से आपको उसकी पहले से ही एडवांस में प्रिपरेशन करके चलनी है। तो चलिए अब हम अपना प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आ चुका हूँ। प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपना गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट में अपने बिजनेस को एक अप्लाई कर देना, जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे आपको राइट्स की तरफ से एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। फिर उस पोर्टल पे आपको जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोवाइड करना होता है राइट्स वालों को, ठीक है। देन इसके बाद जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है। तो फाइनल आपको इस तरीके से अपनी फीस पे कर देनी है। आप जिस भी क्राइटेरिया में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस लगेगी। देन फीस पे करने के बाद जब आप अपनी फीस पे कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, अंडर रिव्यू जाते हैं। रिव्यू जाने के बाद राइट्स की तरफ से उनको रिव्यू किया जाता है, और किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी होती है तो उसके लिए एक एनसी क्रिएट होती है। एनसी को आप सिंपल लैंग्वेज में आप ऑब्जेक्शंस भी बोल सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए उन डॉक्यूमेंट पे एक एनसी ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ है कि सामने वाली पार्टी को, जो ऑफिसर है, जो एसएससी ऑफिसर है जो आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहा है, उसको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गलती है। नेक्स्ट आ जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू हो जाते हैं, एनसी क्लियर हो जाती है, मतलब और सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, आप उसका रिप्लाई दे देते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देन इसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका क्या है, वीडियो असेसमेंट की स्लॉट बुक की जाती है। वीडियो असेसमेंट में क्या होता है, आपकी फैक्ट्री का पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है भी कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रख लेनी है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपना प्रैक्टिकल प्रोसेस
करने कि कैसे हमें प्रैक्टिकली अपनी वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करनी। आईडी लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको माई अकाउंट के अंदर जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेंडर असेसमेंट का एक सेक्शन दिखेगा। वेंडर असेसमेंट वाले सेक्शन में देखिए अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो असेसमेंट डायरेक्ट दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है असेसमेंट एग्जाम्शन डॉक्यूमेंट एंड असेसमेंट एग्जाम्शन। तो पहले मैं आपको एग्जाम्शन मतलब जिसमें आपको गवर्नमेंट फीस पे ही नहीं करनी, जिसमें आपको वीडियो वेरिफिकेशन करानी ही नहीं है, तो उस क्राइटेरिया में कौन कौन कवर होता है पहले मैं उनको समझा देता हूँ। देखिए सब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है एग्जाम्शन के ऊपर। एग्जाम्शन के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 दिन के अंदर अंदर एक तो आपकी वेंडर असेसमेंट कंप्लीटेड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्शन न्यू एग्जाम्शन रिक्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, यहाँ पे एग्जाम्शन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे आपको उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। एक होता है बेनिफिशियरी ऑनरशिप डिक्लेरेशन, आपको इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा और इस फॉर्मेट को कुछ इस तरीके से बना के आपको अपलोड कर देना होता है अपने लेटर हेड पे साइन स्टैम्प के साथ, ठीक है। देन सेकंड आ जाता है हमारा कि आपको ऑनर जो भी ऑनर है उसका आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड करना होता है सेकंड में, इस तरीके से आधार कार्ड पैन कार्ड लेटर हेड पे साइन स्टैम्प के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ से अपलोड करेंगे आप, जैसे मेरे में यहाँ पे अपलोडेड आ रहा है, आपके में अपलोडेड नहीं आएगा। यहाँ से आपको पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे फर्स्ट। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सेकंड डॉक्यूमेंट भी इस तरीके से अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको एग्जाम्शन वाले क्राइटेरिया में आना है, एग्जाम्शन के ऊपर क्लिक करना है, न्यू एग्जाम्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे OEM पे क्लिक करना है। OEM पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आता है कि कौन कौन एग्जाम्शन क्राइटेरिया के अंदर कवर होता है। देखिए एग्जाम्शन में सबसे पहले तो सेंट्रल एंड स्टेट PSU जो भी होगी, सेंट्रल बॉडी होगी कोई या स्टेट PSU बॉडी होगी, वो सेंट्रल के अंदर कवर होगी। सेकंड, ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनके प्रोडक्ट्स पे BIS एप्लीकेबल है, और BIS भी कौन सा, CML पे, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट में क्या होता है, दो तरीके से BIS एप्लीकेबल होते हैं, एक होता है CML, एक होता है CRS। तो अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट का CML BIS सर्टिफिकेट है तो उस केस में आप एग्जाम्शन के क्राइटेरिया में आएंगे। इसके बाद आएगा सेलर रिकमेंडेड एग्जाम्शन फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी स्पेसिफिक वैलिड पीरियड बाय द CPSC एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटीज। तो ऐसे कोई सेलर जिसको किसी सेंट्रल या स्टेट CPSC ने रिकमेंडेड किया है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए किसी कैटेगरी के लिए एग्जाम्शन के लिए, तो उसके लिए वो अथॉरिटी उन्हें एक लेटर देती है सेलर के नाम का रिकमेंडेशन लेटर, और वो सेलर का रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे लगा के आपको अपलोड कर देना होता है। थर्ड आ जाता है सेलर वो रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट एंड अदर बॉडी। तो अगर कोई ऐसे सेलर है जो सोसाइटी ट्रस्ट या अदर बॉडी से रजिस्टर्ड है जिसको गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, तो उस केस में भी आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। ऐसे हमने डायरेक्ट अपनी सोसाइटी या ट्रस्ट बना लिया और उसको हम सोचे एग्जाम्शन में, नहीं, सोसाइटी ट्रस्ट बनी हुई है और उसको गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस केस में आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। थर्ड आ जाता है आपके पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरर का कोई लाइसेंस है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, तो उस केस में भी आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। इसके बाद आ जाता है ड्रग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है आपके पास, नोटराइज अंडरटेकिंग विद वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ ड्रग लाइसेंस, मतलब ओवरऑल आपके पास मेडिकल का मैन्युफैक्चरर का ड्रग लाइसेंस है, तो उस केस में भी आपको क्या है, एग्जाम्शन मिल जाती है। एंड लास्ट हो जाता है हमारा आपके पास मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का वैलिड लाइसेंस है, तो उस केस में भी आपको क्या है, एग्जाम्शन मिल जाती है। एग्जाम्शन के केसेस में आपको ना गवर्नमेंट फीस पे करनी है, ना ही आपकी फैक्ट्री का वीडियो असेसमेंट होता है। सिंपल जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जिस भी क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हैं उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर सेव करना है। अपनी कैटेगरीज, जिन भी कैटेगरीज के लिए आपको वेंडर असेसमेंट करना है वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे एक एक करके ऐड करनी है। इसके बाद अगर मैंने उन प्रोडक्ट को ऑलरेडी कहीं पे सेल किया हुआ है तो उनकी डिटेल डालूंगा, प्राइवेट में सेल किया है, गवर्नमेंट में सेल किया है, और उसकी सारी डिटेल डाल दूंगा। ये वाला सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, ऊपर वाला सेक्शन मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो इसको रहने दीजिए ब्लैंक, इसको सिंपली सेव एंड प्रोसीड कीजिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी समझाया असेसमेंट एग्जाम्शन क्राइटेरिया के अंदर। तो उनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। ये दो डॉक्यूमेंट आपके बाय डिफ़ॉल्ट अपलोडेड आएंगे जो हमने स्टार्टिंग में अपलोड किया था। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे
अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है एंड सबमिट वीए के ऊपर क्लिक कर देना। सबमिट वीए पे जैसे आप क्लिक कर देंगे वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास आपका ये डिटेल चला जाएगा। वेरीफाइंग अथॉरिटी इसको वेरीफाई करेगी और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे स्टेटस आ जाता है, इसके नीचे ही आएगा एसेसर रिस्पॉन्स कि आपको भाई एग्जामिशन अलाउ की गई है या नहीं की गई है। तो ये तो प्रोसेस था सिंपल सा एग्जामिशन के लिए। अब पेड वालों को कैसे अपनी वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है उसको हम समझते हैं। इसके लिए दोबारा से हमें क्या करना है, असेसमेंट वाले क्राइटेरिया पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपको अब क्या करना है, असेसमेंट पे क्लिक करना है। असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद न्यू असेसमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद एज अ OEM के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद वेंडर असेसमेंट, ये सारा डिटेल आपका ऑटो फिल आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जो भी आपके पास ऑफिशियल आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देना। अल्टरनेटिव जिस पे भी आपको अल्टरनेटिव आपको रखना है वो डाल देना है। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है एंड यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है। बैंक डिटेल वगैरह आपकी ऑटो फिल आएगी, इसको भी सेव कर देना है। इसके बाद कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आप पेड असेसमेंट करा रहे हैं तो आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं उनकी सबसे पहले आप कैटेगरीज पूरी फाइंड कर ले कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड कितनी कैटेगरीज जैम पे अवेलेबल है। अब देखिए कैटेगरीज, आप चाहे एक कैटेगरी के लिए वेंडर असेसमेंट अप्लाई कीजिए, चाहे 100 कैटेगरी के लिए वेंडर असेसमेंट अप्लाई कीजिए, आपके ऊपर फीस उतनी ही लगेगी जितनी चाहे एक कैटेगरी की लगनी है चाहे 100 कैटेगरी की लगनी है। और यहाँ पे कैटेगरीज डालते समय इसका ध्यान रखना, जो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे कैटेगरीज आएगी उनको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वो डाल दो, आप जो भी आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद मंथली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो भी है वो डाल दो। इसके बाद जितनी भी कैटेगरीज है आपकी एड करके उन सभी कैटेगरीज को एक एक करके यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपके पास अगर कोई सोल्ड डिटेल्स है तो डालिए, नहीं है तो इसको ब्लैंक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आपके फाइनेंशियल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अपडेटेड आएंगे, इसको कुछ नहीं करना आपको। प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे राइट्स का एक ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा और इसमें राइट्स पोर्टल लॉगिन करने का एक लिंक भी होगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने लॉगिन होगा, डैशबोर्ड खुलेगा और इस डैशबोर्ड पे ही आपको जो उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया होगा, यूज़र आईडी आपका ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड एक यूनिक न्यूमेरिकल जनरेटेड होके आता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं पासवर्ड को और देन इसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना होता है। राइट से रिलेटेड कुछ भी हेल्प डेस्क चाहिए हो आपको, किस भी आपकी एप्लीकेशन अटक रही है, कहीं पे भी फंस रही है, तो ये 2 इनके हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको ये लोग आपके एप्लीकेशन पे प्रॉपर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आएगा, इस पर आपको OEM के ऊपर क्लिक करना है। OEM पे क्लिक करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे आपकी एक VA ID लिखी आएगी, इसको आपको नोटेट करना होता है। आपका कंपनी का नाम आएगा, एसेसर कौन आपकी फ़ाइल को देख रहा है उसका नाम आएगा, आपकी फ़ाइल किस स्टेज पे है वो आएगा एंड आपने फ़ीस, ये जो फ़ीस है अभी नहीं आपको शो करेगी स्टार्टिंग में, जब आप फीस फाइनल अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब आप फीस पे करेंगे तब यहाँ पे आपको आपकी फ़ीस शो होगी, ठीक है। के बाद आपको क्या करना होता है, जब ये सारा डेटा आपके पास आता है आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना होता है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये सारा डेटा आपका बाय डिफ़ॉल्ट फिलअप आ रहा होता है, आपको इनमें कुछ नहीं करना होता। सिर्फ जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना अपलोड योर कंप्लीट GST सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्या करना होता है, ये जो आई का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का सेक्शन देगा, ये मेरा केस ये कंप्लीटेड है इसलिए आपको यहाँ पे अपलोडिंग का सेक्शन नहीं दे रहा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन देगा और वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, ठीक है। बैंक डिटेल वगैरह इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है, एड्रेस वाले सेक्शन का, ये जो आपने एड्रेस दिया है। हाँ, इस एक बात का ध्यान रखना, आपके बिजनेस का एड्रेस और जितने भी आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं उन सभी के एड्रेस मैच होने चाहिए, नेम मैच होने चाहिए। कहीं पे भी थोड़ा सा मिसमैच होता है तो राइट्स वाले क्या करते हैं, आपकी फ़ाइल को स्टॉप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो अगर आप अपनी फ़ाइल को प्रोसेस कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट के एड्रेस और कंपनी नेम इन सभी चीज़ों को मैच कर ले। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो पहले सभी डॉक्यूमेंट के एड्रेस, कंपनी नेम, इन सभी चीज़ों को करेक्ट करा ले, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर दिया तो फिर आपकी फ़ाइल क्या है ना, एक लंबे समय के लिए अटक जाती है, रुक जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद आ जाता है हमारा जो आपने एड्रेस दिया है, एड्रेस में भी सेम आपको आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन मिलता है,
वहाँ पे आपको अपना एड्रेस का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। एड्रेस के डॉक्यूमेंट में आप अपना कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए एनसी का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है लेजेंड एनसी, इसमें क्या होता है कि मतलब आपकी आईडी पे एनसी आई है नहीं आई है या क्या स्टेटस है। अगर ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है तो आपकी आईडी पे अभी कोई एनसी नहीं है। अगर येलो कलर का एनसी बना हुआ है, एनसी रिस्पॉन्स गिवन, मतलब आपके पास एनसी आई हुई है, एनसी ओपन है, और अगर वो ग्रीन हो गया तो मतलब एनसी क्लोज हो गई है। और कोई सा भी सेक्शन अगर येलो कलर का बना हुआ है तो मतलब एनसी आ रखी है, आपने अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, तो कोई सा भी सेक्शन आपका येलो नहीं होना चाहिए। जैसे ही येलो, आपको उसका रिप्लाई दे देना है, वहाँ पे रिलेवेंट जो भी उसका डॉक्यूमेंट बनता है वो अपलोड कर देना है। फिर ओपन एनसी स्टेज पे चला जाता है, वो रेड रहता है, फिर एसेसर उसको रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद ओके होता है तो उसको ग्रीन मार्क कर देता है, मतलब अपलोडेड मार्क कर देता है। तो पहले सेक्शन में सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। और जीएसटी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट में आपके एड्रेस सेम होने चाहिए और कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेज आ जाता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आपका सी सेक्शन, आपने जिन भी कैटेगरीज के लिए अप्लाई किया है उन सभी कैटेगरीज, वो कैटेगरीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप आएगी। देन इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वो क्या क्या करने होते हैं उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहला होता है लिस्ट ऑफ कैटलॉग रेगुलर आइटम, मतलब आपके जो रेगुलर आइटम है, जिन प्रोडक्ट्स को आप बनाते हैं उनका आपको एक कैटलॉग अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको अपलोडिंग का सेक्शन मिलेगा और कैटलॉग आपको जो इस पे अपलोड करना होता है, एक सिंपल सा बना के अपलोड करना होता है, कुछ इस टाइप का, ना कि जो हम लोग कलरफुल कैटलॉग बना के रखते हैं वो वाला है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट, उसका स्पेसिफिकेशन, साइन स्टैम्प, बस इस तरीके से आपको अपना सिंपल सा कैटलॉग बना के रखना अपलोड करना होता है। देन इसके बाद आ जाता है आपके पास जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर लाइसेंस एप्लीकेबल है, वो लाइसेंस आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो जो भी आपके पास लाइसेंस हो, सी लाइसेंस हो, एनर्जी लाइसेंस हो, बी लाइसेंस हो, वो लाइसेंसेस को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे सेकंड वाले सेक्शन में। के बाद यहाँ पे आ जाता है कि भाई आपकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड मार्क तो नहीं है, तो ब्लैक लिस्टेड मार्क का यहाँ पे देखिए आपको ना एक अंडरटेकिंग, यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट, जिस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट लगाना है उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाता है। इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है और अपनी कंपनी के लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करके यहाँ पे आपको अपलोड वाले सेक्शन में अपलोड कर देना होता है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे भी बस इतना ही करना होता है, बाकी ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली, टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्डर एक्सीडेड, ये सारी चीज़ें ऑटो फिल आएगी। बस सेकंड सेक्शन में आपको कितने अपने 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट वी में आ जाते हैं। पार्ट वी में क्या है, हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, एड्रेस प्रूफ मैन्युफैक्चरिंग साइट का, मैन्युफैक्चरिंग साइट का जो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। और अगर आपकी मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग साइट है तो यहाँ पे मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग साइट के एड्रेस आप डालना, जैसे साइट नंबर 1, फिर उसके नीचे साइट नंबर 2, 3, इस तरीके से, और जीएसटी नंबर भी उस तरीके से, साइट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको डालना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल, एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, आप यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। दैन जीएसटी नंबर और जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग साइट है तो मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग साइट के इलेक्ट्रिसिटी बिल एक साथ मर्ज करके अपलोड करने हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जीएसटी नंबर भी एक साथ मर्ज करके अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका फ्लो, प्रोसेस फ्लो चार्ट, मतलब जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका एक प्रोसेस फ्लो चार्ट आपको अपलोड करना होता है यहाँ पे, कि किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाना होता है। वो किस टाइप का होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक अपने प्रोडक्ट का प्रोसेस फ्लो चार्ट बना के लगाना होता है कि स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3, 4, 5, 6, 7 एंड क्या पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का आपका। वो इस तरीके से आपको एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बना के लगाना होता है अपने कंपनी के लेटर हेड पे साइन स्टैम्प के साथ, ठीक है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं, जो नेक्स्ट हमें अपलोड करना होता है लिस्ट ऑफ मशीन। अब लिस्ट ऑफ मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, आप जो लिस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे दे रहे हैं वो लिस्ट ऑफ मशीन आपको क्या सिंपल सा देना होता है कि अपने लेटर हेड पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, मशीन का नेम, कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है उस मशीन की, वो यहाँ पे मेंशन कर देनी होती है इस तरीके से कि भाई सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, मशीन नेम एंड उसकी क्वांटिटी। इसमें ध्यान रखना जो आपकी एक्टिव मशीन हो और जितनी क्वांटिटी में आपके पास मशीनरीज अवेलेबल हो वही डालना, क्योंकि सारी मशीनरीज एंड क्वांटिटी उनकी काउंट की जाती है वीडियो असेसमेंट के टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिस्ट ऑफ मशीनरी यहाँ पे अपलोड कर देनी होती है। उसके बाद आपको आ जाता है कि आपके जो सप्लायर्स है उनका आपको यहाँ पे परचेज, मतलब जो भी आप परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग के यहाँ पे इन्वॉइसेस अपलोड करने होते हैं और एक लिस्ट ऑफ सप्लायर्स बना के वो भी अपलोड करना होता है। मतलब उनके कुछ इन्वॉइसेस, 4 से 5 इन्वॉइस
जिनसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, एक उसकी लिस्ट, और वो लिस्ट किस टाइप से बनानी है आपको, लिस्ट भी कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी, सीरियल नंबर, कंपनी का नाम, उनका एड्रेस, कहाँ की कंपनी है, कंट्री क्या है उसका, कितने प्रोडक्ट आप उनसे बाय करते हैं, रॉ मटेरियल का नाम क्या है जो आप रॉ मटेरियल उनसे बाय करते हैं, कितनी क्वांटिटी में करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। मतलब इस तरीके से ओवरऑल आपको एक अपने सप्लायर की लिस्ट बना के भी देनी होती है विद उनके परचेज इनवॉइसेस के साथ जो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड, आप यहाँ पे नो करके रखिए। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जहाँ पे मैंने नो नो येस कर रखा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इनसे ज़्यादा आप येस भी कर देते हैं ना तो डॉक्यूमेंट टास्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर केस अटकने वाला काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 टैब हमारे कंप्लीट हो गए। डिटेल ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे डिटेल ऑफ ओनरशिप का यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। सिंपल उस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है, अपनी डिटेल इस फॉर्मेट में फिलअप करनी है और अपने लेटर हेड के पे इसको साइन स्टैम्प करके सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना होता है ओईएम वाले में। इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा बेनिफिशियरी ओनरशिप डिक्लेरेशन। इसका भी आपको डिक्लेरेशन मिलेगा, इस डिक्लेरेशन को भी आपको अपने लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करके यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम। ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं और ये डॉक्यूमेंट किन के लिए होते हैं, अगर कंपनी एमसीए लिस्टेड कंपनी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है, तो उन केस में ये डॉक्यूमेंट्स और बढ़ जाते हैं। इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना होता है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फीस पे करने का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली वहाँ पे फीस पे कर देंगे। फीस पे करने के बाद आपकी फ़ाइल अंडर रिव्यू में जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिव्यू में जाएगी। जैसे अभी हमारे केस में नो एनसी इस वाली स्टेज पे है, फिर अंडर रिव्यू में जाएगी। रिव्यू में जाने के बाद जिन जिन डॉक्यूमेंट में एसएससी ऑफिसर को प्रॉब्लम होगी वो सभी डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन येलो हो जाएंगे। इसके बाद मेरे को उन डॉक्यूमेंट को स्टडी करना है और उसका रिप्लाई देना है। रिप्लाई देने के बाद वो सेक्शन रेड हो जाएंगे जब मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, और जब सामने वाला एसएससी ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाएगा फिर वो उसको क्या करेगा, ग्रीन मार्क कर देगा, मतलब एनसी क्लोज कर देगा। एनसी क्लोज होने के बाद, सारी एनसी क्लोज होने के बाद क्या होगा, विद इन 1 वीक के अंदर अंदर मेरी वीडियो स्लॉट बुक होगी। वीडियो स्लॉट में मेरी फैक्ट्री का पूरा वीडियो असेसमेंट किया जाएगा। वीडियो असेसमेंट में पूरा वेरीफाई किया जाएगा कि मैं एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर हूँ भी कि नहीं हूँ। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद 2 से 3 दिन बाद मेरे पास एक रिपोर्ट आ जाती है वेंडर असेसमेंट की, और उस रिपोर्ट में आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप किन किन कैटेगरी में पास हुए हैं वेंडर असेसमेंट और किन किन कैटेगरी में आपका असेसमेंट पास नहीं हुआ है। वेंडर असेसमेंट में मान लीजिए आप 10 कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो एसएससी ऑफिसर को जिन जिन कैटेगरीज में लगेगा आप एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है उनमें पास करेगा आपको। जिन जिन में आपको लगेगा नहीं है आप मैन्युफैक्चरर, उनमें पास नहीं करेगा आपको एसएससी ऑफिसर। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट वेंडर असेसमेंट को डन कर सकते हैं। तो उम्मीद है पूरा वेंडर असेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस समझ आया होगा। बाकी आज की